हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए अब सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सो आपका पेपर 1 का क्वेश्चन है। पेपर 1 है, यूजीसी नेट का क्वेश्चन पूछा हुआ पेपर 1 है, जो कि जून 25 में, इससे पहले हम सीरीज कर रहे हैं। सारा सीरीज इस पर किया हुआ है। ये आज चौथा सीरीज है। ठीक है, ये यूजीसी नेट जून 25 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम स्टेप टू स्टेप करेंगे। जो भी आपको कन्फ्यूजन रहेगा आप कमेंट कर सकते हैं। यानी कि जो जून में क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन 21 क्या कहता है कि ए बोट टेक ऑन पावर टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन रिवर, इट टेक हाफ आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, एज्यूमिंग मानते हैं कि दैट ही स्पीड ऑफ बोट is same in both the downstream and upstream directions. तो what is the ratio of speed, यानी कि रेशियो ऑफ स्पीड निकालने के लिए कह रहा है। तो boat to that stream in the river, यानी कि रेशियो ऑफ स्पीड निकालना है। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं क्या है कि किसी नाव को नदी की धारा प्रवाह डाउनस्ट्रीम की दिशा में कतिपय दूरी तय करने में 1 घंटे का समय लगता है। जो दूरी तय करता है उसमें कितना लगता है, 1 घंटे का समय लगता है। धारा प्रवाह के विपरीत अपस्ट्रीम दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में इसे 1.5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, जितना दूरी वो डाउन स्ट्रीम में कर रहा है अपस्ट्रीम में जाएगा तो उसको 1.5 घंटा का समय लगेगा। तो मान लीजिए कि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों दिशाओं में नाव की चाल समान है। तो इस नाव का चाल समान है तो इस दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा की चाल का अनुपात क्या है, यानी कि नाव की चाल और नदी की धारा की चाल का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ अगर हम निकालते हैं आपको, ठीक है, चालों का अनुपात सीधे समय के साथ निकाल सकते हैं। जो चालों का अनुपात है उसको हम सीधे समय के साथ निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वी टी, ये शॉर्ट ट्रिक के थ्रू बता रहे हैं। ठीक है, इसका अगर प्रोसेस चलेगा तो बहुत लंबा हो जाता है। वी यू इजकल टू टाइम है टी यू और टी डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इजकल टू 1.5 घंटा है तो 1.5 और 1 घंटा इधर लगता है 1 घंटा का समय यहाँ लग रहा है और डाउन स्ट्रीम में 1.5 घंटा का समय लग रहा है तो 1 कर देंगे। ठीक, ये डाउन स्ट्रीम हो गया। तो यहाँ पे टी यू बाई टी डी 1.5 इसको करेंगे तो सोल्यूशन 3/2 आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया ये। अब देखते हैं क्या यहाँ पे हम कि नाव की चाल और धारा की चाल। यहाँ देखेंगे नाव की चाल और धारा की चाल। ठीक है, तो नाव की चाल वी बी बाय वी आर, ठीक है, ये हो जाएगा इजकल टू वी डी प्लस वी यू बटे वी डी माइनस वी यू। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक के थ्रू बता रहे हैं, इसमें कोई लंबा ट्रिक नहीं है। ये मतलब कि इसका अगर प्रोसेस से करेंगे तो बहुत लॉन्ग मैथ बन जाता है, इसलिए शॉर्ट है। ठीक, यहाँ हो जाएगा आपका 3 + 2 वी डी प्लस वी यू 3 + 2 बाय 3 - 2। ठीक है, 3 - 2 तो 3 2 5, ये क्या हो जाएगा आपका 3 2 5 5/1, यानी कि कितना हो जाएगा इसका आंसर आपका 5:1 राइट आंसर। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हुआ। इसका अगर आप प्रोसेस से चाहते हैं तो लॉन्ग बन जाता है, लेकिन इसलिए हमें शॉर्ट ट्रिक को लेकर चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 persons A and B finished a work in 10 days। 2 व्यक्ति है A और B जो कि 10 दिन में काम करता है। A is twice as efficient than B, how many days A will take finish the work it has to it alone। That means क्या है, ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी जो है किसी कार्य को आपका 10 दिन में पूरा करते हैं। ए की कार्य कुशलता बी से 2 गुनी है, यानी कि ए की जो
कार्य कुशलता है वो बी से दोगुनी है। यदि ए को अकेले उस कार्य को पूरा करना हो, मान लीजिए ए को अकेले उस कार्य को पूरा करना हो तो उससे करने में कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे ये यहाँ पे कह रहा है। अब मान लीजिए हम मान लेते हैं कि बी की कार्य कुशलता, माना कि बी की कार्य कुशलता जो है क्या है, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ए की कार्य कुशलता की दोगुनी है। ए की जो कार्य कुशलता है क्या है, यहाँ कह रहा है ए की कार्य कुशलता बी से दोगुनी है। तो ए की कार्य कुशलता जो हो जाएगा, ए की कार्य कुशलता बी से क्या है, बी से ट्वाइस है, मतलब कि बी से दोगुनी है, ट्वाइस है, ठीक है, बी से दोगुनी है। तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 2x होगा, दुगुनी होगा तो 2x हो जाएगा। ए और बी की संयुक्त कार्य कुशलता, अब मान लीजिए ए और बी की दोनों का एक साथ कार्य कुशलता क्या होगा, ए एंड बी का दोनों का एक साथ कार्य कुशलता जो हो जाएगा आपका x प्लस 2x, ठीक है, x प्लस 2x इजकल टू 3x, 3x से निकल जाएगा दोनों का कार्य कुशलता ए और बी को। अब हम ये मानते हैं, क्या मानते हैं कि ए और बी को कार्य करने में कितना दिन लगता है, 10 दिन लगता है। ए एंड बी को कार्य करने में लगता है आपका कितना दिन लगता है, 10 दिन 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3x इंटू 10, ठीक है, 10 यानी कि क्या हो जाएगा 30x बाय 15 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ अगर कट करेंगे तो आप 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 15 नहीं बल्कि यहाँ पे 2x है, इसलिए यहाँ पे 2 होगा आपका, ठीक है। यहाँ 15 नहीं, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ये आपका 15 से कट गया, 15 दूनी 30, ठीक है। 2 क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कह रहा है कि यहाँ 2 जो हम निकाले हैं 2x ना, जो ट्वाइस लगता है, ए की कुशलता बी से दुगुनी है, तो यहाँ क्या होगा 2x आ गया, इसलिए 2x यहाँ पर हम कर दिए, ठीक है, 2x कर दिए तो क्या हो जाएगा 15, एंड टोटल इसका 15 ऑप्शन दिख रहा है आपका, हाँ 15, 3 ऑप्शन है, 15 दिन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये इसका सोल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, हाँ 23 में आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज, ठीक है, इसका हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो मान लीजिए इसको 0.1 को 3 बार गुना करेंगे आप, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ठीक है, इसको 3 बार गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.001, ठीक है। अब मान लीजिए इसको करेंगे आप, इसको अगर रूट में करेंगे तो रूट में आ जाएगा आपका 1/100, 1/100 तोड़ेंगे तो 1/10 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.1, ठीक। अब इसका करेंगे तो इसको रूट में लाएंगे पहले, ठीक है, रूट में लाने के लिए हम 0.005 करेंगे, ठीक है, 0.005। ये जो है अप्रोक्सीमेटली आपका रूट हटाएंगे तो 0.0707 ये आ जाएगा। अब इसका देख लेते हैं, इसको अगर रूट में करेंगे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0.004, ठीक, तो ये 0.2 के अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है आपका कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में बताना है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका 0.001, ठीक है, ये सबसे छोटा हो जाएगा। इससे बड़ा आपका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 0.0707, ये हो जाएगा। उससे बड़ा क्या हो जाएगा आपका
0.1 हो जाएगा, ठीक है। उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 0.2, 0.2। अब ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन हमें सेवल कर रहा है, ठीक है। 0.1 ए है, 0.1 क्या है आपका, ए है, ठीक है। सबसे छोटा ए हो गया, ठीक ना, सबसे छोटा ए हो गया। उसके बाद 0.01 क्या है, 0.01 आपका कितना आ गया, सी आ गया। ये सी हो जाएगा। उसके बाद आपका ये बी आ जाएगा, 0.1 बी आ गया। फिर 0.2 किसका आ गया, ए का आ गया, यानी कि 0.2 डी का आ गया, ठीक है। ए सी बी डी, ए सी बी डी यानी कि दो ऑप्शन आपका राइट हो गया। पहले इसको तोड़ दिए, उसके बाद इसको मान लीजिए ये कर लीजिए, तब उसका आपका आंसर इस तरह से। ये नेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल यही रहता है, कोई वहां पे इजी लेवल नहीं रहता है। जो भी है क्वेश्चंस का लेवल ये आपको वहां मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आते हैं। इसका हिंदी है, ठीक है। हिंदी अब देख लीजिएगा आप, इसका आंसर आपका ए सी बी डी होगा। सेम प्रोसेस से बता दिए हैं, ठीक। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन में आया जाए। क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका स्टेटमेंट जो है, द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड 10 सेंटीमीटर 25√3, ये सही है, ठीक है। उसके बाद द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस -2 -1, ये भी आपका ऑब्जर्वेशन सही है, यानी कि सी और डी ऑप्शन इज द राइट। आप कर लेंगे तो पता चल जाएगा, इसका ऑप्शन सी और डी दोनों सही है, यानी कि एक सही है। चलिए सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन की पहचान आपका ये है, 10 सेंटीमीटर भुजा, और ये है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सेम टू सेम प्रोसेस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। यहाँ मैच करवाना है कि आपका मैच में कौन सा सही है। देखिए इसमें जो है 3043 1/3 81 1/4, इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है आपका 4 के इक्वल होगा, ठीक है। ये 4 के इक्वल होगा। 2⁸ 4⁻3 ये आपका 23 के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद ये है 1.0, ये 100 का इक्वल होगा। और डी कौन बच रहा है, ये 200। इस तरह से आपका जो ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आएगा, ए ऑप्शन निकल के आएगा, ठीक। यहाँ भी आप देख लेंगे, सेम प्रोसेस क्वेश्चन से आपका आंसर यहाँ पर ए निकल के आएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। अभी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि वहाँ जो बताया मिलान करने वाला है। प्रोसेस तो मिलान कर लेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर सॉल्व आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट्स करेंगे, इसका अलग से सॉल्विंग बता देंगे, बट हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या, इन ए ग्रुप ऑफ 40 पीपल, एक ग्रुप में जो है 25 पीपल है, ठीक ना, 25 व्यक्ति है। स्पीक इन हिंदी, ए ग्रुप ऑफ 40 पीपल, 25 पीपल स्पीक हिंदी और 20 पीपल स्पीक बोथ हिंदी और उर्दू। ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट, एक मिनट इसको देख लेते हैं। पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, हाउ मेनी पीपल स्पीक उर्दू। दैट मीन्स क्या कह रहा है यहाँ पे कि 40 लोगों के समूह में 25 लोग हिंदी बोलते हैं। 40 लोग का एक समूह है, 25 लोग उसमें हिंदी बोलते हैं और 20 लोग हिंदी और उर्दू दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो सभी लोग दोनों में से कम एक भाषा बोलते हैं। तो ज्ञात करें कि कितने लोग उर्दू बोलते हैं। उर्दू बताना है, कितना लोग वहां पे उर्दू बोलते हैं। तो अगर हम निकालते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक के थ्रू ही चलेंगे। NU मतलब एन का उर्दू निकाला जाए तो टोटल आदमी कितना है, 40 है ना, तो टोटल आदमी 40 है, ठीक है। टोटल समूह में 40 व्यक्ति है। 40 माइनस 25 लोग हिंदी बोलते, तो हिंदी को माइनस कर देंगे, 40 माइनस 25, ठीक है। 20 व्यक्ति उर्दू, 20 लोग हिंदी और उर्दू दोनों बोलते हैं, तो प्लस 20 कर देंगे। दोनों बोलते हैं ना, प्लस 20 कर देंगे। यानी कि आप जब इसको घटाएंगे तो 15 आएगा। 15 प्लस
ये 20 आ जाएगा, यानी कि आपका 35 आ रहा है। NU 35 यानी कि उर्दू बोलने वाले की संख्या इसमें कितना है, 35 है, अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रिलेबल यहाँ पे आंसर क्या आएगा। तो 15 प्लस 35 आएगा, बट यहाँ पे जो है ओवरऑल जो क्या कर रहा है कि 15। ठीक है, यहाँ आपका आंसर जो है 15 आएगा। ठीक, 15 आएगा, यानी कि उर्दू बोलने वाले की संख्या 15 है। यहाँ 20 क्या है, 20 लोग उर्दू और हिंदी दोनों बोलते हैं, उर्दू और हिंदी दोनों बोलते हैं, तो इस तरह से आपका 15 आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको एक बार खुद भी कर लीजिएगा, जहां भी कुछ लगेगा आप कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर 15 ही होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ हम जब कर रहे हैं 40 माइनस 15 तो ये आ रहा है, बस 20 लोग हिंदी उर्दू दोनों बोलते हैं, तो सभी लोगों दोनों में से कम एक भाषा बोलते हैं, तो ज्ञात करें कि कितने लोग उर्दू बोलते हैं, कितने लोग उर्दू बोलते हैं, इस बात को ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 40 माइनस 25 कर देंगे तो 15 आ जाएगा, तब यहाँ क्या है 15 आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे एक कंफ्यूजन है, तो उसको आप देख लेंगे, आपका आंसर 15 होगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए। वह तर्क दोष क्या है, वह तर्क दोष, इसका इंग्लिश वर्जन, हाँ, द फाइल्सी वेयर द, क्वेश्चन नंबर 27 है, द फाइल्सी वेयर द कंक्लूजन डज नॉट लॉजिकली फॉलो फ्रॉम प्रीमाइसेस इज कॉल्ड। दैट मीन्स क्या है कि जो फाइल्सी दिया हुआ है किसी को भी फॉलो नहीं करता है, वह तर्क दोष जिसमें निष्कर्ष तार्किक रूप से आधार वाक्यों से उद्भूत नहीं होता है, क्या कहलाता है। जो वाक्य दिया हुआ उससे उद्भूत नहीं होता है, क्या कहलाता है, वो नॉन स्क्वाटर कहलाता है। ठीक है, दैट मीन्स नॉन स्क्वाटर कहलाता है वो व्यक्ति, जो व्यक्ति नहीं बल्कि यहाँ तार्किक की बात किया गया है कि वह तर्क जिसमें निष्कर्ष तार्किक रूप से आधार वाक्यों से उद्भूत नहीं होता है, वो कहलाता है नॉन स्क्वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस। अरेंज द 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ द बुद्धिज्म इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि यहाँ जो गौतम बुद्धिज्म का जो 4 आपका ये ट्रूथ है, वो यहाँ बताना है कि ट्रूथ 4 क्या क्या है, और उसको एक्चुअली टू द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, जो सही आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले दुख क्या है, दुख हो जाएगा। दुख के बाद क्या हो जाएगा, सबसे पहले दुख। ठीक है, जो गौतम बुद्ध का यहाँ पे है। ठीक है, बौद्ध के 4 आर्य सत्य कालानुक्रम में क्या क्या है, जो बौद्ध का 4 सत्य था, आर्य सत्य था, जो गौतम बुद्ध खोज किए थे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सो बनाना है कि कौन कौन से गौतम बुद्ध के थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया हम, क्या हुआ, गौतम बुद्ध, ये आपका दुख। ठीक है, दुख के बाद जो है समुदाय, क्या है, समुदाय के बाद निरोध। ठीक है, उसके बाद निरोध के बाद हो जाएगा मार्ग, यानी कि CDAB आंसर राइट है। इस तरह से ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या है, बौद्ध, हिंदी देखते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निरोध, मार्ग, दुख, समुदाय। तो सबसे पहले दुख होगा। ठीक है, दुख के बाद समुदाय होगा, समुदाय के बाद निरोध होगा, निरोध के बाद जो है सो आपका अभी जस्ट बताए हैं मार्ग होगा। ठीक है, मार्ग होगा, यानी कि CDAB, यानी कि ये आपका क्वेश्चन जो है हायर एजुकेशन से हो गया। ठीक है, हायर एजुकेशन से, यानी कि गौतम बुद्ध से भी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हायर एजुकेशन में आपका पूछा जा रहा है, और ये आपको इस तरह से करना है। यानी कि GK GS का भी पोर्शन कर सकते हैं, लेकिन
मेनली ये हायर एजुकेशन के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड डिडक्टिव फॉर्म ऑफ रीजनिंग। यहाँ क्या करा, डिडक्टिव फॉर्म ऑफ रीजनिंग बताना है, इसमें कौन सा वैलिड है उसको आपको बताना है। देखिए मोडबस पॉइंट्स ये वैलिड होता है, दिस इज द डिडक्टिव फॉर्म ऑफ रीजनिंग्स। मोडबस टॉलेंस और हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म ये भी आपका डिडक्टिव होता है, यानी कि ए बी सी जो भी है आपका यहाँ पर डिडक्टिव होता है, इसलिए आपका यहाँ पर ए बी सी तीनों आंसर राइट होगा। ठीक, क्या है, तर्कना के वैध निगमात्मक प्रारूप निम्नलिखित में से कौन से हैं। मोड्स पोनेंस है, मोड टॉलेंस है, परिकल्पनात्मक न्याय वाक्य है, यानी कि ए बी सी तीनों हो जाएगा, दो ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फिर यहाँ मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैचिंग कराने वाला है। एड होमिन क्या होता है, स्ट्रॉ मीन क्या है, ये आपका फैंसी से क्वेश्चंस है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग से हो गया। फेल्स कॉज और रेड हेयरिंग क्या होता है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको मैचिंग कराना है। एड होमेन जो होता है, एड होमेनिम जो होता है आपका अटैकिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ इशू, यानी कि एक आदो कौन आ रहा है आपका, ये दो ऑप्शन में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए एक आदो हुआ। अस्ट्रोमेन क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटिंग, जो मिस रिप्रेजेंटिंग होता है, मिसप्रेजेंटिंग समवन्स आर्गुमेंट या स्ट्रोमेन होता है। तो कौन आ गया आपका, ये दो, हाँ दो ऑप्शन राइट हो गया। मान लीजिए बी का 2 हो गया। सी फॉल्स कॉज क्या होता है, मिस्टेकिंग कोरिलेशन फॉर कॉजेशन, ये आपका ये हो जाएगा। और रेड हेयरिंग क्या होता है, रेड हेयरिंग जो होता है आपका 4 हो जाएगा। रेड हेयरिंग क्या होगा कि डाइवर्टिंग अटेंशन टू अनदर इशू, इस तरह से हम मैचिंग कराने वाला था, लेकिन दो ऑप्शन आपका राइट होगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी मिलान करने वाला है। अब मिलान करने वाला क्वेश्चन आपका नेट में प्रॉपर आता है, कोई भी एक मतलब एक लाइन का क्वेश्चन नहीं आता, ये क्लियरिटी है जो है। और क्वेश्चन इस तरह से ही आता है, चूंकि प्रीवियस क्वेश्चन है और जून 25 का हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें बहुत ही मतलब कंसेप्ट रहता है। क्वेश्चन इतना इजी भी नहीं आता है, ठीक ठाक क्वेश्चन का लेवल है। ठीक है, तो एड होमोनिम क्या होगा आपका, अभी जस्ट बताया है, आपका इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, ए का हो जाएगा आपका मामले के बजाय व्यक्ति पर आक्रमण करना। ठीक ना, अस्ट्रोमेन जो होता है किसी व्यक्ति के तर्क का मिथ्या निरूपण करना, ये होता है। फॉल्स कॉज जो होता है आपका सहसंबंध को कारतत्व समझने की भूल करना। और रेड हेयरिंग अन्य विषय मुद्दे की तरफ ध्यान का विपथन करना, अलग करना, आपका ये रेड हेयरिंग होता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स कैप, ठीक है, CAP कैप है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू ब्लूम कैप क्लासिफिकेशंस ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डैश इन एग्जांपल ऑफ साइकोमोटर डोमेन, ये ब्लूम सर का जो क्लासिफिकेशन है कैप, वो किस में आता है, ये यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि किस में आता है ब्लूम साहब का। तो आता है ये मैनिपुलेशन में। किस में आता है ब्लूम सर का, मैनिपुलेशन में आता है। आपका आंसर मैनिपुलेशन हो जाएगा। शैक्षणिक उद्देश्यों को क्या है, शैक्षणिक उद्देश्यों को ब्लूम के CAP कैप वर्गीकरण के अनुसार डैश मनोप्रेरक प्रक्षेत्र का उदाहरण है, तो छल योजन हेरफेर करना, मैनिपुलेशन करना, यही इसका उदाहरण होता है। ठीक ना, कैप मतलब। चलिए, वर्बल एसोसिएशंस लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय, जो वर्बल एसोसिएशन लर्निंग है इसको किसने प्रपोज करा था, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग प्रपोज्ड बाय, तो गैंग ने इसको प्रपोज करा था। ठीक, क्या है, शाब्दिक साहचर्य अधिगम के प्रस्तावक कौन थे, तो इसका हो जाएगा गांगने इसका प्रस्तावक थे, ये प्रस्तावक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द इम्पोर्टेंट इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द एक्शंस एट स्टेज साइको सोशल डेवलपमेंट सिक्वेंशलिटी, इसको अरेंज करना है। ठीक है, 8 स्टेज को आप उसके बाद करेक्ट ऑप्शंस को यहाँ पर देख करके आपको सही करना है।
इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सारा को देख करके यहाँ पे आपको क्वेश्चन को करेक्ट करना है। ठीक, तो पहले आ जाएगा फीडिंग, बी आएगा आपका, पहले फीडिंग आएगा, फिर टॉयलेट ट्रेनिंग आएगा। ठीक है, पहले खाना पीना, फिर टॉयलेट ट्रेनिंग आएगा। उसके बाद जो है सो पी रिलेशनशिप आएगा, पी रिलेशनशिप आएगा। ठीक है, उसके बाद लव रिलेशंस आएगा, लव रिलेशन आएगा, और लास्ट में रिफ्लेक्शंस ऑफ एक्सेप्टेंस वंस लाइफ आएगा। यानी कि बी ए क्या है, BAEDC, BAEDC आपका 3 ऑप्शन राइट होगा। सेम हिंदी में भी करेंगे, हिंदी का भी सेम। एरिक्संस के मनोसामाजिक विकास के 8 स्कंधों के अनुसार महत्वपूर्ण घटनाओं को अनुक्रम में व्यवस्थित करें। अनुक्रम में सिद्धांत में सही रूप में व्यवस्थित करके विकल्प बनाना है। सबसे पहले क्या होता है, अभी जस्ट बताया है, खिलाना। ठीक है, खिलाना होगा। खिलाने के बाद शौचालय प्रशिक्षण होगा। शौचालय प्रशिक्षण के बाद समकक्षीय संबंध होगा। समकक्षीय संबंध के बाद प्रेम संबंध होगा। ठीक है, प्रेम संबंध के बाद क्या होगा, अपने जीवन पर चिंतन और स्वीकृति होगा। BAEDC इज द राइट ऑप्शन। यानी कि ऑप्शन के अंदर ऑप्शन आता है, वो आपके यहाँ पे करना होता है। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या कह रहा है कि सम स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है। मार्क द राइट कॉम्बिनेशन, जो आपको सही लग रहा है उसे आप सही करें, यहाँ पे ये करना है। ठीक, तो टीचिंग इज इंक्लूडेड इन लर्निंग थ्रू, जी हाँ, टीचिंग में लर्निंग इंक्लूड होता है, इसलिए ऑप्शन ही सही है। टीचिंग में लर्निंग क्या होता है, इंक्लूड होता है, इसलिए ऑप्शन सही है। पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग प्रोवाइड्स ए करेक्टिव एंड रेमेडियल स्कोप ऑफ टीचिंग, फॉल्स, गलत है ऑप्शन, यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद क्या है, टीचिंग इज इंक्लूडेड लर्निंग, टीचिंग तो लर्निंग इंक्लूड होवे करता है, तो फॉल्स हो जाएगा, नहीं, गलत है, इसलिए ऑप्शन ये नहीं, ऑप्शन गलत है, और ये भी ऑप्शन गलत है। पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग प्रोवाइड ए करेक्टिव एंड रेमेडियल स्कोप टीच, जी हाँ, ये जो होता है, जो पोस्ट एक्टिव स्टेज होता है ना, उसमें क्या करेक्टिव बातें होती है, और रेमेडियल स्कोप ऑफ टीचिंग टीचिंग में इंक्लूडेड होता है, इसलिए ऑप्शन ये ट्रू है, यहाँ पे ट्रू लिख भी दिया है, यानी कि ए और डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, नीचे क्या है, नीचे कतिपय कथन दिए गए हैं, सही उनको चिन्हित करें। अधिगम में शिक्षण अंतर्दृष्टि है, सही है, जी हाँ, ये बात सही है। शिक्षण की उत्तर सक्रिय अवस्था से अध्यापन सुधारात्मक और औपचारिक क्षेत्र उपलब्ध होता है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, इसलिए हाँ गलत होगा। अधिगम में शिक्षण अंतर्दृष्टि गलत है, सही होना चाहिए। शिक्षण की उत्तर सक्रिय अवस्था से अध्यापन का सुधारात्मक और औपचारिक क्षेत्र उपलब्ध होता है, जी हाँ, ये सही है, यानी कि ए और डी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मैच द फॉलोइंग, फिर मैच द फॉलोइंग आया, मेंटल अप्रोचेज और ऑब्जेक्टिव रिलेटेड विथ, ठीक है, रिकॉल, डिस्क्रिमिनेशन, हाइपोथेसिस और इवैल्यूएशन, इसको आपको मैचिंग करवाना है, किस तरह से आप मैचिंग कराते हैं और सही मैचिंग करवाते हैं। तो रिकॉल क्या होता है, एप्लीकेशन, जब कोई भी आप याद करते हैं किसी चीज को, रिकॉलेशन होता है, रिकॉल आपका एप्लीकेशन होता है। ठीक, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है अंडरस्टैंडिंग होता है, बात को समझना होता है। तो रिकॉल हो गया आपका, ये एप्लीकेशन 4 हो गया, ए का 4, डिस्क्रिमिनेशन हो गया बी का 1, ए का 4 और ए का 4 और बी का 1 है ना, रिकॉल ए का 4 और बी का 1, इस तरह से आप देखते हैं। फिर हाइपोथेसिस जो है, ठीक है, हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस आपका क्रिएटिविटी, एप्लीकेशंस, नॉलेज। तो यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं, हाइपोथेसिस जो होता है आपका, एक मिनट रुकिए, इसको लग रहा है कहीं इस पे, क्योंकि मैचिंग कराने वाला क्वेश्चन है, इसलिए उसको तो दोबारा चेक कर लेते हैं। हाँ, रिकॉल जो होता है, रिकॉल मतलब क्या होता है, डायरेक्ट याद करना होता है। ठीक है, याद करना, रिकॉल, रिकॉल इज द नॉलेज। ठीक है, रिकॉल आपका क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा।
रिकॉल नॉलेज हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, डिस्क्रिमिनेशन आपका अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक, यानी कि ए का दो और बी का एक, ए का दो बी का एक, आपका एक ही ऑप्शन पकड़ा गया, दो ऑप्शन इज द राइट। उसके बाद क्या है, हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश, जो हाइपोथेसिस बनता है वो आपका एप्लीकेशंस पे रेडी होता है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या होता है, क्रिएटिविटी, एक आप थिंकिंग करते हैं, क्रिएटिविटी आपका जो होता है वो एवोल्यूशन में होता है, यानी कि डी का 3। इस तरह से आपका ऑप्शन यहाँ पे 2 राइट होगा, ठीक। 35 उसी क्वेश्चंस को यहाँ है, अनु क्या है, अनुसरण, अनुस्मरण जो होता है इसमें ज्ञान होता है, ठीक है, अनुसरण ज्ञान होता है। भेदभाव, भेदभाव बोध होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रकल्पना स्थापन, प्रकल्पना स्थापन जो होता है आपका अनुप्रयोग हो जाएगा। और मूल्यांकन सृजनात्मक हो जाएगा, क्या होगा, सृजनात्मकता मूल्यांकन होता है, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शंस क्या सही हो जाएगा, 2 राइट होगा। इस तरह से आपका ये रहा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पूछ रहा है आपका फुल फॉर्म, PSTN स्टैंड फॉर, यानी कि PSTN का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन ICT से है, ICT से क्वेश्चन है। PSTN का फुल फॉर्म पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क यही होता है PSTN का फुल फॉर्म। PSTN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क क्या होता है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क ये आपका PSTN का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है द डेसिमल नंबर, क्या है, द डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट टू बाइनरी 110, 110 डेसिमल वैल्यू किससे मतलब कि बाइनरी से मिला होता है वो बताना है आपको यहाँ पे, तो वो होता है 6, करेंगे तो आपका आंसर 6 आएगा, ठीक। यानी कि द्विधारी अंक 110 समतुल्य दशमलव संख्या है, 6 के दशमलव संख्या निकालेंगे तो 6 आपका यहाँ पे आएगा। चलिए चूज द राइट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट को चूज करना है, इसके रिगार्डिंग जो कथन सही होगा, ठीक, सही कथन को यहाँ पे आपको चूज करना है। क्या है, सिस्को इज ए हॉकी मैन्युफैक्चर, जी नहीं, गलत है। VLC इज विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, यस सही है। विजिबल क्या है, VLC जो होता है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन होता है, बात सत्य है। SDN इज ए सिस्टम डिजिटल, गलत है। हाइपर कैट इज एन ओपन JSON बेस्ड कैटलॉग फॉर्मेट, ये गलत है। SOC इज सीक्वेंस ऑफ चॉइस, ये आपका सही हुआ, यानी कि A और E सही है, क्या B और E सही, B और D सही होगा ना, B और D सही है, इससे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। E सीक्वेंस ये गलत है। हाइपर क्या है, हाइपर क्राफ्ट, ये आपका सही हो जाएगा एक्चुअली। हाइपर कैट इज एन ओपन JSON बेस्ड ऑन कैटलॉग फॉर्मेट, यानी कि B और D आपका राइट है, आपका ऑप्शन ये सही होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं 39, 38 में ही सही कथन को चूज करिए, ठीक ना। तो क्या है, सिस्को हॉकी नहीं होता है। BLE दृश्यमान प्रकाश संचार, जी हाँ ये बिल्कुल सही है, दृश्यमान प्रकाश संचार होता है, ठीक ना। चलिए SDN तात्पर्य डिजिटल नेटवर्क सिस्टम से है, नहीं है। हाइपर कैट एक मुक्त जेसन आधारित कैटलॉग प्रारूप है, ये सत्य है, यानी कि B और D सही है, 4 ऑप्शन आपका यहाँ राइट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चूज द राइट स्टेटमेंट, यहाँ भी आपका सही स्टेटमेंट बताना है कि इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा है, सही स्टेटमेंट यहाँ चूज करना है। 39 नंबर क्वेश्चन है। तो IoT क्या है, IoT टर्म वाज इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। IoT टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द एस्थन इन कंटेक्स्ट टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट विथ RFID टैग्स, जी हाँ ये बिल्कुल आपका क्या है, सही स्टेटमेंट है। IoT का यूज जो है एस्थन सर किए थे, एस्थन में हुआ था, उसके बाद ये सही हुआ, ठीक है। ब्लूटूथ इज 4.0 वर्किंग ऑन फ्रीक्वेंसी, इतना गलत है।
गायरोस्कोप इज नॉर्मली रिलेटेड टू द मोशन सेंसस, यस इससे सेंसस से रिलेटेड होता है। IPv6 इज रिलेटेड टू द कोडिंग ऑफ वैक्सीन प्रोटोकॉल, जी नहीं। GSM इज ग्लोबल सीक्वेंस मैकेनिक्स, नहीं ग्लोबल नहीं होता है, यानी कि ए और सी आपका 3 ऑप्शन राइट होगा। ठीक, सही कथन को चूज करिए, सही कथन को चूज करिए। ठीक है, IoT का प्रयोग सर्वप्रथम RFD टैग की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध के संदर्भ में एस्टन द्वारा किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है, उनके द्वारा किया गया था, एस्टन के द्वारा। ब्लूटूथ 4.0 आवृत्ति रेंज 2.4 मेगाहर्ट्ज में कार्य करता है, गलत है, नहीं करता है। जायरोस्कोप सामान्यतः मोशन सेंसर से संबंधित होता है, हाँ होता है संबंधित। IPv6 ये नहीं है, ये नहीं है, यानी कि ए और सी आपका 3 ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट फिर आया मैच द फॉलोइंग, मैच कराना है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है। सीस क्या होता है, रिक क्या होता है, एपिक क्या होता है और मल्टी कोर क्या होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे मैच करा करके आंसर को बताना है। तो सिस्क जो होता है आपका CISC, सिस्क जो होता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका दिस possess too many processing features making the job of machine language programs easier, यानी कि कोई प्रोग्राम्स को इजियर करता है वो आपका सिस्क होता है। रिस्क क्या हो जाएगा, रिस्क जो होता है एक्चुअली आपका हैव ए स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट रिस्क होता है, यानी कि A का 3 और B का 4, A का 3 B का 4 एक ऑप्शन आपका पकड़ा गया। ठीक, इससे टाइम बचता है। सी क्या है, इपिक, इपिक क्या हो जाएगा, यूज एक्सप्लिट पैरालिज्म, ठीक है, इपिक्स हो जाएगा। और मल्टीपल प्रोसेसर्स हो जाएगा आपका ओपनिंग सिस्टम कंट्रोल्स ओवरऑल असाइनमेंट ऑफ टास्क। इस तरह से 2 ऑप्शन राइट हो रहा है। फिर हिंदी में उसी तरह से देव मिलान कराएंगे जो इंग्लिश में कराए हैं, सेम टू सेम हिंदी में कराएंगे। ठीक है, सी क्या है, CISC प्रोसेसर्स, ये जो होता है आपका 3 हो जाएगा। इनमें बहुत सी प्रोग्रामिंग विशेषताएं निहित हैं जिनसे मशीनी भाषा प्रोग्रामरों का कार्य अधिक सुगम हो जाता है। ISC प्रोसेसर्स ये जो होता है इसमें लघु अनुदेश समुच्चय होता है। ठीक है, A का 3 B का 4। सी क्या है, सी आपका है EPI प्रोसेसर्स। EPI प्रोसेसर्स क्या होता है, इसमें स्पष्ट समानता का प्रयोग किया जाता है। मल्टी कोर प्रोसेसर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य के लिए समग्र निर्देशन को नियंत्रित करता है। आपका राइट ऑप्शन 2 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, एज पर नॉइज पोल्यूशन, जो नॉइज, ये क्वेश्चन आपका EVS से है, EVS से क्वेश्चन है, उससे पहले ICT कर रहे थे। चलिए, एज पर नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशंस एंड कंट्रोल एक्ट 2000, द परमिशन नॉइज लेवल LEQ ड्यूरिंग द डे ऑफ साइलेंस जोन, यानी कि जो साइलेंस जोन है एक्ट 2000 के अनुसार कितना गीगाबाइट नॉइज वहाँ होना चाहिए अवेलेबल, ये बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो 50 डेसिबल, इससे ज्यादा नहीं, जहाँ साइलेंस जोन है 50 डेसिबल ज्यादा नॉइज नहीं होना चाहिए। ठीक ना, चलिए, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण अधिनियम 2000 के अनुसार मुख्य क्षेत्र साइलेंस जोन जो होता है दिन के समय अनुपात ध्वनि स्तर 50 डेसिबल होना चाहिए, 50 डेसिबल से ज्यादा नहीं, 50 डेसिबल गवर्नमेंट ने इस चीज को और अकॉर्डिंग टू रूल्स 2000 अधिनियम के अनुसार यहाँ पे किया गया है। ठीक, 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, Which of the following pertains to Clean Development Mechanism CDM अंडर काइटो प्रोटोकॉल। CDM जो है किसके अंदर आता है, काइटो प्रोटोकॉल के अंदर आता है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें किस चीज का बात करा गया था काइटो प्रोटोकॉल में, तो देखिए इसमें मुख्य रूप से बात किया गया था गेटिंग सर्टिफाइड इमिशंस रिडक्शंस CER क्रेडिट फॉर द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, यानी कि पोल्यूशन को कम करने की बात करी गई थी। यही होगा यहाँ पर ऑप्शन सही
क्योंकि जो काइटो प्रोटोकॉल क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, और जहां पर पोल्यूशन ज्यादा है उसको रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने के लिए क्या है, इमिशंस बना, इमिशंस इंडस्ट्रियलाइज कम करना पड़ेगा, तब तो पोल्यूशन फ्री कंट्री होगा या वर्ल्ड होगा, ऐसे थोड़ी हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से क्या काइटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कुछ स्वच्छ विकास तंत्र सीडीएम से संबंधित है? तो औद्योगिक देशों के लिए प्रमाणित उत्सर्जन ह्रास CIR क्रेडिट प्राप्त करना। मान लीजिए जो ज्यादा देश पोल्यूशन करता है, जो कम देश, कोई ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, कोई कम कर रहा है, जो कम कर रहा है ज्यादा से, जो कम पोल्यूशन कर रहा है ज्यादा वाला देश क्या करेगा, कम से क्रेडिट लेगा, उसके बाद उसको पैसा देगा। एज पर अभी एग्जाम्पल देखें भूटान, ठीक है, भूटान जो है का सबसे कम पोल्यूशन करता है भूटान। अगर पूछा जाए पोल्यूशन के मामला में भूटान करता है। अब भूटान, भारत पोल्यूशन ज्यादा कर रहा है, तो भारत क्या चाहेगा कि भूटान से कुछ क्रेडिट ले ले, तो भारत का वो मैनेज हो जाएगा। इस तरह से जो भी कंट्री, जहां हमारा स्वीडन एरिया, स्वीडन चल जाते हैं, तो वहाँ क्या है, अब बहुत कम पोल्यूशन होता है, फैक्ट्री भी कम होते हैं, तो इस तरह से क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वही CDM होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। arrange phase of modern approach to disaster management in order from initial to final। यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्डर है वो स्टार्टिंग से फाइनल क्या होगा, इस चीज को यहाँ बताना है, इनिशियल टू फाइनल। सबसे पहले क्या होता है, मिटिगेशन। क्या होगा, मिटिगेशन होता है, ठीक है। मिटिगेशन के बाद प्रीपेयर्डनेस होता है, प्रीपेयर्डनेस के बाद आपका रेस्पॉन्स होता है, रेस्पॉन्स के बाद आपका रिकवरी, लास्ट में क्या होता है, रिकवरी करा जाता है, यानी कि DBCA। DBCA किस में आ रहा है, अच्छा 2 में आ रहा है, तो DBCA आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी में देखते हैं, आपदा प्रबंधन के आधुनिक उपागमों को आरंभिक से अंतिम तक के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। आरंभिक से अंतिम तक के क्रम, शुरुआत क्या होता है, अंत क्या होता है, उस सब को लेके चलना है। देखिए शुरुआत किससे होगा, शुरुआत जो होता है आपका समन न्यूनीकरण से शुरुआत होता है, उसके बाद तैयारी करा जाता है, तैयारी किया जाता है, ठीक है। तैयारी के बाद क्या किया जाएगा, अनुक्रिया किया जाएगा। अनुक्रिया के बाद क्या किया जाएगा, पूर्ण स्थापन किया जाएगा, पूर्ण स्थापन, DBCA। इस तरह से आपका ये ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल इंक्लूड फ्रॉम फॉलोइंग। इन्वायरमेंटल के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार इसमें क्वेश्चन का सही गलत करना है, ठीक। EVS से क्वेश्चन ये है, ये EVS इन्वायरमेंट से कर सकते हैं, EVS से क्वेश्चन से है ही। भोपाल इंसिडेंट क्या कह रहा है यहाँ पर भाई, भोपाल इंसिडेंट वाज द, यहाँ थोड़ा सा मिट रहा है, अथी है, इसको सही कर लेते हैं, ठीक। हाँ, भोपाल इंसिडेंट वाज द टू मिथाइल आइसोसाइनेट। जो भोपाल इंसिडेंट हुआ था, कौन सा, वहां पर जो गैस था वो क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था, MIC। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, MIC भी बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। बात सही है, और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था, ठीक है। दूसरा है हिरोशिमा एंड नागासाकी इंसिडेंट हुआ ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी। हाँ, हिरोशिमा नागासाकी में क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी का ये इशूज हुआ था, जो परमाणु बम छोड़ा गया था, ठीक है। भूज एक्सीडेंट अकर्ड इन पॉइजन गैस, जी नहीं, गलत है। फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट इंसिडेंट वाज ड्यू टू अर्थक्वेक। हाँ, फुकुशिमा जो था वहां पे अर्थक्वेक, भूकंप आने की वजह से हुआ था, ये बात भी सत्य है। चेरनोबिल इंसिडेंट इन सोवियत यूनियन अकर्ड इन वोल्केनो, गलत है। यानी कि यहाँ पर A, B और D सही है। ABD किस में आ रहा है, ABD 2 में आ रहा है, यानी कि आपका 2 ऑप्शन राइट होगा, ठीक। पर्यावरणीय घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, बिल्कुल सही है, हुई थी। रेडियोधर्मिता के कारण हिरोशिमा और नागासाकी की घटना हुई थी, बिल्कुल हुई थी। विषैली गैस के कारण भूजी दुर्घटना घटित हुई थी, जी नहीं। फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की घटना भूकंप के कारण हुई थी, हाँ हुई थी फुकुशिमा
भूकंप हुआ था। सोवियत संघ की चेरनोबिल दुर्घटना ज्वालामुखी के कारण घटित हुई थी, नहीं, यानी कि ए, बी और डी, ए, बी, डी आपका सही हुआ। नेक्स्ट आते हैं, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैचिंग करवाना है आपको। तो यहाँ क्या है, मॉडर्न लैंडफिलिंग, ये भी क्वेश्चन आपका ईवीएस से ही है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। मॉडर्न लैंडफिलिंग, ओपन डंपिंग, इंसिनरेशन और बाय कन्वर्जन इनटू कंपोस्ट। तो यहाँ आपको मैचिंग करवाना है कि कौन सा किसमें मैचिंग सही होगा। मॉडर्न लैंड फिलिंग जो है, ठीक है, मॉडर्न लैंड फिलिंग क्या होता है आपका, एक्चुअली वेल इंजीनियर्ड, क्या होता है आपका, वेल इंजीनियर्ड एंड मैनेज्ड फैकल्टी, ठीक है। इंसिनरेशन क्या होता है, अब ओपन लैंड डंपिंग, ओपन लैंड डंपिंग जो होता है लो कॉस्ट डंपिंग, कम खर्चा में हो जाता है, कहीं भी कचरा फेंक देते हैं तो लो खर्च में होता है। ओपन लो कॉस्ट डंपिंग, ओपन डंपिंग, यानी कि आपका ए का 2 हुआ, बी का 4 हुआ, ए का 2, बी का 4, ए का 2, हाँ यहाँ ए का 2 है, बी का 4 है, 3 ऑप्शन सही आ रहा है। अब इंसिनरेशन जो होता है आपका रिड्यूस्ड क्या होगा, रिड्यूस्ड वेस्ट वॉल्यूम, रिड्यूस्ड होता है वो इंसिनरेशन होता है। और बचकोंडा है बायो कन्वर्जन इनटू कंपोस्ट, इको फ्रेंडली होता है। जो बायो कन्वर्जन होता है आपका क्या होता है, इको फ्रेंडली हो जाता है, इको फ्रेंडली प्रोसेस। इस तरह से आपका ऑप्शन निकल के 3 नंबर सही आया, ठीक। अब इसका हिंदी वर्जन है, दोनों का मिलान करें। आधुनिक भू भराई क्या होता है, जस्ट बताए हैं। सु अभियंत्रित और प्रतिबंधित सुविधा होता है। मुक्त भूमि पाटन क्या होता है, सबसे कम लागत पाटन न्यून लागत होता है। दहन क्या होता है, हार्षित अपशिष्ट की मात्रा होता है। और कंपोस्ट जैव सम परिवर्तन क्या होता है आपका, पर्यावरण पारिस्थितिकी अनुकूल प्रक्रम होता है। इस तरह से आपके यहाँ पे 3 ऑप्शन निकल के राइट आएगा, ठीक। अब क्या आपका है, कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है आपका, ये 5 नंबर यानी कि 5 क्वेश्चन 5 गुना 2 10 नंबर समझिए आपका फिक्स रहता है, ठीक। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन ध्यान से पढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंशन करने का तरीका क्या है, तरीका सबसे पहले यह है कि आपको कीवर्ड ढूंढना होता है। कि जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले होता है कंसंट्रेशन। जब आप वर्ड्स को पढ़ते हैं तो ध्यान देके पढ़ना है, अपना पूरा एक्टिवनेस क्वेश्चन पे रखना है, क्वेश्चन को हर एक कीवर्ड्स को समझना है, समझते हुए नोट डाउन करके आगे बढ़ते जाना है, तब कंप्रीहेंशन कर सकते हैं, ठीक। जैसे कंप्रीहेंशन मान लीजिए है, ठीक है, हाल फिलहाल का नेट का कंप्रीहेंशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 का कंप्रीहेंशन, पेपर 1 में ही कंप्रीहेंशन आता है। तो फर्स्ट स्टेप इज फॉर अस रियलाइज दैट सिटी नीड टू नॉट बी फर्स्ट further of life. It can among other thing a mechanism of enhancing life, producing the possibilities of living which are not to be realized except those cities. क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, cities can be made, क्या है आपका क्वेश्चन जो है सो 46 नंबर, cities can be made more worth living if they, more worth living if they, तो एक मिनट इसको जरा सा इधर हो गया है, चलिए ठीक है। सिटीज कैन बी मेड मोर वर्थ लिविंग इफ दे, तो आ जाएगा आर विगोरसली प्लान टू सर्व नीड्स फॉर पीपल। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। अब पढ़े यहाँ पे क्या, सिटीज कैन बी मेड वर्थ लिविंग इफ दे, सिटिंग वर्थ में लिविंग इफ दे, यहाँ देखे कहीं आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। देखें पढ़िएगा तो पक्का मिलेगा, लेकिन यही ध्यान से करना होता है। तो लिविंग ऑफ अ डे रियलाइज सिटीज, सिटीज है ना, ड्रास्टिक प्लानिंग नीडेड, टाउन्स सिस्टम ऑर्गेनाइज। चलिए इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए निकल के आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट कुड बी मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, इस पैसेज का मोस्ट टाइटल क्या हो सकता है, तो इस टाइटल हो सकता है आपका द नीड ऑफ प्लांट सिटीज, क्या होगा, क्या जरूरत है सिटीज में, यही है ना। मान लो
पूरा पढ़ने वाला कोई निष्कर्ष लगेगा कि कोई सिटी है, सिटी में क्या प्लान होना चाहिए। हमेशा सिटीजन की बात हो रहा है, मीटिंग्स हो रहा है, तो ऑलरेडी पता ही चल जाता है कि सिटीज में क्या, एक सिटी मतलब शहर का क्या जरूरत है, उसके हिसाब से यहाँ पर टॉपिक का डिजाइन किया गया है कि द नीड फॉर प्लान सिटीज। ठीक है, अब यहाँ आते हैं द वर्ड ड्रास्टिक इन द पैसेज। ड्रास्टिक मतलब क्या होता है? ड्रास्टिक का मतलब क्या होता है? रेडिकल होता है। क्या होता है? रेडिकल होता है। यहाँ इस पैसेज का मतलब पूछा गया, ड्रास्टिक मतलब क्या होता है आपका? रेडिकल होता है। ठीक, चलिए, द फ्रेज अनस्पॉइल्ड नेचर इज इन कंटेक्स्ट ऑफ। अनस्पॉइल्ड नेचर किसका कंटेक्स्ट है तो ये बताना है। तो यह बिल्डिंग सिटीज विथ सिस्टम ऑर्गन्स लाइक ऑफ एनिमल्स। ठीक है, क्या है? अनस्पॉइल्ड नेचर। अनस्पॉइल्ड नेचर देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कहाँ है अनस्पॉइल्ड नेचर? पूरे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, मिलन अनस्पॉइल्ड नेचर है। अब जब टॉप पढ़ेंगे ढंग से तो आपको पूरा कंप्रीहेंशन बन जाएगा। एंड फाइन बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग है, स्विमिंग है, बाथ है, रिक्रिएशन ऑफ ग्राउंड प्लेंटी है। इसी वजह से निकल गया आपका यहाँ पे क्या आ गया, देखिए यहाँ पे बिल्डिंग सिटीज सिस्टम ऑर्गन्स ऑफ दोज एनिमल्स, दिस इज राइट ऑप्शन नेचर। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन सीरीज का है। द एंटोनिम ऑफ वर्ड क्या है? फ्रस्ट्रेटेड यूज्ड पैसेज। इसका एंटो क्या होगा? एंटो मतलब उल्टा होता है, एंटोनिम क्या होता है? फ्रस्ट्रेटर का। ठीक है, इसका एंटो जो होगा आपका होगा प्रमोटर। क्या हो जाएगा? प्रमोटर इसका एंटो हो जाता है। प्रमोटर इसका एंटो हो जाता है। थोड़ा सा इसको हटा दें तो आपको सही रहेगा। हाँ, प्रमोटर इसका एंटो हो जाता है। ठीक, अब इसी का हिंदी वर्जन देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। ठीक है, जो भी लेक्चर्स को देख रहे हैं थोड़ा सा पॉज करके इसको आप पढ़ेंगे और आंसर खुद करने की कोशिश करिए कि, और आपका इसी टाइप से कंप्रीहेंशन एग्जाम में आना है। कोई इजी कंप्रीहेंशन नहीं आएगा। कंप्रीहेंशन मतलब ध्यान से पढ़ना है उस चीज को, फिर उस चीज को सोचना है, सोच करके लाइन को देखना है, कीवर्ड्स को नोट करना है, उसके बाद आपका कंप्रीहेंशन बन जाएगा। चलिए आते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं हिंदी वाले जो भी मीडियम से हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा, पढ़ करके क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए कि शहरों को और अधिक रहने लायक बनाया जा सकता है यदि शहरों को अधिक रहने लायक बनाया जा सकता है यदि लोगों की आवश्यकता पूर्ति के लिए उनकी उत्तम रूप में योजना तैयार की जाए, तभी तो वहां पर रहा जा सकता है। ठीक ना, सही है। चलिए, इस गद्यांश की सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? नियोजित शहर की आवश्यकता। नियोजित शहर की आवश्यकता क्या हो सकती है, इसका शीर्षक होगा। चलिए नेक्स्ट, गद्यांश में प्रयुक्त सशक्त ड्रास्टिक शब्द का क्या अभिप्रेत है? साइनो क्या है? अभिप्रेत बताना है क्या है, तो यहाँ पर समर्थ होगा। क्या होगा? समर्थ। चलिए, गद्यांश में प्रयुक्त परिशुद्ध प्रकृति का अभिप्राय निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? ये आपको यहाँ बताना है। तो ये शहरों का निर्माण उन्हीं अंगों से किया जाना चाहिए जैसा कि प्राणियों के मामले में होता है। गद्यांश पढ़ेंगे आंसर निकल जाएगा। गद्यांश में प्रयुक्त नैराश्यक फ्रस्ट्रेटर का विलोम क्या है? उल्टा पूछ रहा है यहाँ पे, तो संवर्धक हो जाएगा। संवर्धक इसका उल्टा होगा। ठीक है, इस तरह से आज हमने इस चीज को कंप्लीट किया है। आपका ये सारा यूजीसी नेट जून 25 में पेपर 1 का पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, यानी कि जून 25 ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, कोई 5 साल पहले का नहीं है। जो जून 25 में यूजीसी नेट में जो पूछा गया क्वेश्चन है, जून 25 वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है,
अगर आप करते हैं तो क्वेश्चन का देखिए लेवल यही रहेगा। लेवल इतना जो अदर यूट्यूब पे जो क्लास चलता है, बट जो लेवल क्वेश्चन का है लेवल यही रहता है, कोई एकदम इजी लेवल क्वेश्चन में नहीं आता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आपको हर एक तरह से तैयारी करनी है, यानी कि टफ तैयारी करेंगे तो क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम में। एकदम इजी वे नेट का क्वेश्चन नहीं होता है, लेवल का क्वेश्चन आता है। कोई भी 1 लाइन का क्वेश्चन नेट में आप अभी तक जितना भी डिस्कस किए हैं आप इस चीज को देखे होंगे कि 1 लाइन का क्वेश्चन बहुत ही कम रहता है, यानी कि आप पूरे कंसेप्ट को जब पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे तो भी आपको इसका आइडिया लगेगा। चलिए अब हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग को जहां भी कंफ्यूजन लगेगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। अब आएंगे फिर हम नेक्स्ट सीरीज के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।